दैट एक्सप्रेशन। हम लोग यहाँ पे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ने वाले हैं, साथ में उसका एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पता कर लेते हैं कि हम लोग एक्सप्रेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं और कहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक तक पहुंचे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज होता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जो f ऑफ x हम लिखते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं, p ऑफ x लिख सकते हैं, q ऑफ x लिख सकते हैं एक्सेट्रा, जो कि इस फॉर्म में रहता है a0 ओके प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे करके an(x to the power n) रहेगा, तो जाके हम इसको पोलिनोमियल बोलेंगे। तब अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर एवरी पावर, इसमें जितने सारे पावर है वो सब नेचुरल नंबर ही रहेगा, तो जाके हम इसको क्या बोलेंगे पोलिनोमियल बोलेंगे। तो अब पूछोगे सर ये a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, दीज आर कांस्टेंट्स। ये सब क्या हो गया हमारा कांस्टेंट्स, जिनको बोला जाता है क्या कोफिशिएंट्स। किसका कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट हो गया हमारा a1, a स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a2, x क्यूब का हो गया a3, ऐसे करके an का और सर x टू द पावर n का हो गया an। ये सब हो गया हमारा क्या कांस्टेंट्स। समझ में आ गया सबको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल में देता हूं पोलिनोमियल का। इसे मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं कुछ ऐसा, f(x) = 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। तो ये मैं एक एग्जांपल दे दिया जो कि एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से लिखा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे इन जनरलाइज करके हम लोग लिखे थे, अब कुछ वैल्यू दे के साथ में हम लिख लिए। जैसे x क्यूब का साथ हमारा a3 था, तो a3 का वैल्यू अभी 2 हो गया। x स्क्वायर का साथ हमारा क्या था, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a2 था, a2 का जगह में -5 हो गया है। फिर हमारा x के जगह में हमारा हो गया है 7 और हमारा जो a1 a0 हो गया, इसका वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं ऐसे 4x टू द पावर 5 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो है ये हमारा एक और पोलिनोमियल हो गया जिसमें x का पावर 5 है पहले, फिर x का पावर 2 है, फिर कांस्टेंट है, ऐसा है। तो हम अगर इसको और एक तरीका से लिखे थोड़ा आगे, मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4x टू द पावर 5 प्लस 0 into x to the power 4 plus 0 into x cube plus minus 7 into x square plus एक मिनट, -7 को ऐसा लिखता हूँ, -7 into x square plus 0 into x plus 5। तो उस पोलिनोमियल का बारे में जो बात कर रहा था उसको मैं चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो इसमें जो दिया हूं मैं, जो एग्जांपल दिया हूं उसमें मैं कुछ ऐसा लिखा हूं कि x का पावर 5 है, फिर बाकी सब छोड़ दिया, सीधा x स्क्वायर में आ गया, फिर 5 में आ गया। क्या ये पोलिनोमियल है? फिर भी मैं इसको पोलिनोमियल बोलूंगा जब तक हमारा वेरिएबल जो है वो वेरिएबल का पावर नेचुरल नंबर होते रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे पोलिनोमियल, जब तक पावर नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे भी x का पावर देखो 5 है और x स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये पोलिनोमियल हुआ। और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो x का पावर 0 है, ये एक कंडीशन है, x का पावर 0 भी हो सकता है, मतलब होल नंबर हो सकता है, दैट्स ऑल व्हाट यू कैन से। ओके, ये हो गया। अब बोलोगे सर x टू द पावर 5 के बाद x टू द पावर 4 नहीं है, तो उसको समझाने के लिए मैं इसको फिर इस यही एक्सप्रेशन को एक अलग तरीका से लिखा। तो इसमें क्या हो गया कि एक्चुअली x टू द पावर 5 में है, मतलब सारे हैं, x टू द पावर 5 के बाद 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। ये 5 का मतलब 5 into x टू द पावर 0 होता है। तो उनका कोफिशिएंट हम क्या ले लिए, 0 ले लिए।
जैसे x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 0 ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5x टू द पावर 4x टू द पावर 5 प्लस ये 0 into x टू द पावर 4 तो 0 हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं गया, ये लिखा नहीं गया ये। तो अगर पॉलिनोमियल में कोई एक पावर का वेरिएबल का पावर देखोगे, अगर उसका वो उबला उबला गायब होगा एक्सप्रेशन में, इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट होता है कितना, 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, अगर मैं पूछूंगा भाई बताओ ये पॉलिनोमियल का सारे x का पावर का कोफिशिएंट बताओ, बोलोगे सर x टू द पावर 5 का हो गया 4, x टू द पावर 4 का 0, x क्यूब का 0, x स्क्वायर का -7, x का 0 और x टू द पावर 0 या फिर कांस्टेंट हो गया हमारा 5। आ गया सबको समझ में? एक और एग्जांपल देता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस √x माइनस 1, ये मैं दे दिया। ये देने के बाद अगर मैं पूछूंगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बोलोगे सर नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब बात हो गया कि क्यों नहीं हुआ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब थोड़ा देर पहले बता रहा था जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल में हर पावर जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये 0 में कम, मतलब होल नंबर भी होल नंबर होने से चलेगा और कुछ होने से नहीं चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे x के पावर कितना हो गया, -1/2 हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया ये नॉट ए पॉलिनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि x का पावर हाफ है, वो हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारे चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप सभी को समझ में आ गया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऐसे में लिखा हूं तो उससे घबराने वाला चीज नहीं है, ये सब कांस्टेंट से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, समझ में आया सबको? अब सुनो, ये जो कांस्टेंट्स में 2-3 एग्जांपल दिया, पॉलिनोमियल का, ऐसे अगर उस एग्जांपल में मेरा मन करता a0, a1, a2, a3, a4, an में से कोई एक को भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता तो फिर वो हो जाता क्या, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे अगर a0, a1, a2 ऐसे करके an सारे रियल नंबर हो गया, ये सारे रियल नंबर हो गया, देन ये हो गया हमारा रियल पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा रियल पॉलिनोमियल। कब रियल पॉलिनोमियल होगा, जब हम देखेंगे कि इसमें a0, a1, a2 ये सारे रियल नंबर है। अगर उनमें से कोई एक भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, a0, a1, a2 ऐसे n में से एटलीस्ट 1 इज नॉट ए रियल नंबर, अगर एटलीस्ट एक इसमें से रियल नंबर नहीं हुआ तो फिर उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल हमारा 2 टाइप का हो सकता है, पॉलिनोमियल हमारा 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक हो गया हमारा रियल पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जस्ट ए डेफिनेशन, बहुत ज्यादा इनका जानकारी जरूरी नहीं है, बस डेफिनेशन है, इसको समझ जाओ। अगर देख लेना पॉलिनोमियल में कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कोफिशिएंट वेरिएबल का नहीं, अगर कांस्टेंट जो देख रहे हो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो ये तो सबको पता ही चल गया होगा कि पॉलिनोमियल जो है हमको ऐसा नजर आता है, fx = दिस, ये टाइप का नजर आता है। और हम देख रहे हैं कि हर जो जगह में x का पावर अगर हम देखेंगे वो होल नंबर होना चाहिए, और सबसे बड़ा पावर मेरे को ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है ये n है ना,
तो जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगर मैं अपना एग्जांपल का हिसाब से दिखाऊं तो ये पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल था, इसमें सबसे बड़ा पावर है कितना 3। तो हम बोलेंगे क्या कि इस और पोलिनोमियल का डिग्री जो है 3, इसका डिग्री कितना हो गया 3, और इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो हो गया हमारा 5। तो ये हमारा डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल होता है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री होता है। ठीक है, ये थर्ड डिग्री का, इसको डिग्री 3 बोलते हैं या फिर थर्ड डिग्री हम बोल देते हैं। ओके, ये डिग्री 5 बोलते हैं या फिर 5th डिग्री बोलते हैं। ऐसे डिग्री n भी बोल सकते हैं या फिर nth डिग्री भी बोल सकते हैं। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया। तो डिग्री तक हम पहुंच गए। अब हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, हो गया ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या पढ़ सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और हो गया हमारा लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये सब चीज, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और हमारा हो गया क्या बाई क्वाड्रेटिक, कुछ ऐसा। ओके, ये सब चीज उनका डिग्री से पता चलता है। हमारा जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं वो कहां से पता चलता है, उनका सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं, वो हमको उसका डिग्री से पता चलता है। अगर मैं डिग्री इज इक्वल टू 0 ले लू, अगर मैं डिग्री इज इक्वल टू 0 ले लू तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री अगर हम 1 ले लेंगे तो ये हो गया लीनियर, 2 ले लेंगे क्वाड्रेटिक, 3 ले लेंगे क्यूबिक, और 4 ले लेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे चलते जाएगा, हम लोग को इतना जरूरत है नहीं, क्यूबिक तक ही हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डिग्री। अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं इसके लिए तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे fx इक्वल टू 4, ये हमारा एक पोलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं हम इसको, जिसका डिग्री 0 है। fx इक्वल टू -√3, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। समझ में आया ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ये। अगर मैं इसका बारे में बात करूं तो fx इक्वल टू 2x + 1, fx इक्वल टू -3x + 2, ये सब हो गया कुछ एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल के लिए। अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करें तो क्वाड्रेटिक होता है हमारा, सीधा मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, ax² + bx + c टाइप का। और इसमें मैं बता दूं कि ये जो होता है fx = c होता है कांस्टेंट के लिए, और हम अगर लीनियर का बात करेंगे तो fx = ax + b जैसा होता है लीनियर पोलिनोमियल। और अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करें तो यही है, काफी पॉपुलर है, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक होता है हमारा, वो भी मैं जनरलाइज करके इसको लिख देता हूं एग्जांपल ना लिख के, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। फिर हमारा बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 है, तो मैं लिख सकता हूं कुछ ax⁴ + bx³ + cx² + dx + c। जरा जल्दी से बता दो, क्या ये सब समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। फिर पोलिनोमियल इक्वेशन, अभी तो हम पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन पढ़ लिए और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिए। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वर्ड सुनते ही हमको पता चलता है कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कुछ राइट हैंड साइड में होगा, बीच में इक्वल का साइन रहेगा, तो उसको ही इक्वेशन बोलते हैं। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। बीच में अगर बीच में लेस देन 0 रहेगा तो भी उसको इनइक्वेशन बोलते हैं, या फिर इनइक्वालिटी बोल लेते हैं उसको।
इक्वेशन कब बोलते हैं? जब हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड का बीच में इक्वल टू साइन रहेगा। तो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक पॉलिनोमियल हो गया इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड में 0 हो गया, तो वो बन गया हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो f(x) = 0 लिखा है ये हमारा पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं अभी कांस्टेंट को छोड़ के, क्योंकि कांस्टेंट = 0 तो नहीं कर सकते। बाकी कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल = 0 तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल = 0 तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = 0 तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब ये सब चीज पॉलिनोमियल जो हम पढ़ चुके हैं इसका प्रीवियस पेज में, तो वो सब पता है। तो =0 करने से वो एक रेस्पेक्टिव इक्वेशन या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाता है। हम तो पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक, तो हमारा फोकस अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर होना चाहिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब आता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आता है। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम देख लिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग अगर क्या बोलते हैं उसको ax² + bx + c = 0 कर देंगे तो बन जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर मैं ax² + bx + c = 0 करूं तो भी ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, लेकिन क्योंकि हमने स्पेसिफिक केस ले लिए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सभी को समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक हो गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक, ओके, और एक हो गया हमारा एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो प्योर क्वाड्रेटिक कब बोलते हो? जब b का वैल्यू 0 होता है। जब b का वैल्यू 0 होता है मतलब x² - 4 = 0, a² + 3 = 0, इस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? प्योरली क्वाड्रेटिक। मतलब b का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, और अगर a और b दोनों का वैल्यू ही 0 नहीं होगा तो उसको बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। हो गया, समझ में आया सबको? चलो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक या फिर कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलता है। ओके, जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स। समझ में आया मेरे बात? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स। मतलब अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे उसका रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो उसका रूट्स, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसका रूट्स हो जाएगा। लेकिन जो रूट्स है उसमें से सारे चीज सॉल्यूशन में नहीं जाता है। रूट्स में सारी चीज सॉल्यूशन में नहीं जाता है। मतलब ऑल सॉल्यूशन आर रूट्स, लेकिन ऑल रूट्स आर नॉट सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं जो काफी सिंपल सा एग्जांपल है, सबको ही जानते हो इसको। अगर x³ = 1 को मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा जरा बताओगे? 1 का क्यूब रूट। अच्छा, 1 का क्यूब रूट कितना होगा? 1 होगा। तो ये हम जानते हैं, जनरल आइडिया सभी का यही है कि अगर x³ = 1 है तो इसलिए इसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल का हमारा थ्योरी हमको बताता है कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसका n रूट्स है। n रूट्स मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज आर गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये हम देख रहे पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल हम आराम से बना सकते हैं। कैसे? x³ - 1 = 0, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल।
इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर देखेंगे, इस पॉलिनोमियल का डिग्री में देख रहा हूं 3 है, तो मेरे को पॉलिनोमियल का थ्योरी जो मेरे को बोलता है वो बोलता है कि इसका 3 ठो रूट निकलना चाहिए। लेकिन मैं तो अभी तक देख रहा हूं कि एक ही तो वैल्यू निकला है, लेकिन मेरे को 3 ठो रूट मिलना चाहिए इसमें से। तो लेट अस सी, इसको एनालाइज करते हैं और समझते हैं, इसके बाद ही हम हमें समझा पाऊंगा कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यू माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला से आ गया। तो फिर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक ले लेंगे। इसमें से हमको x का वैल्यू 1 मिल गया और इसमें से हमको x का वैल्यू मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/2a, जो हम अभी थोड़ा देर पहले बाद पढ़ने वाले थे उसी को यूज कर दिए, क्योंकि क्लास 9 तक में भी ये सब कोई पढ़ा है। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट ओवर ऑफ माइनस 3 आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ माइनस 3/2। अगर मैं इसको अलग कर लूं तो आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 और उसको i बोलते हैं बाय 2 माइनस 1 माइनस i रूट 3/2 बोलते हैं। तो ये एक वैल्यू तो निकल के आ रहा। इसको जब मैं सॉल्व किया एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर ये बोल लो एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास 3 तो वैल्यू आया, 1 2 3। इसका मतलब एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 का 3 ठो रूट्स है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 has 3 roots, ये हमारा 3 ठो रूट है। लेकिन हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले थे तो हमारे पास तो ये निकला था, है ना, हम थोड़ा देर पहले निकाले थे तो हमारे पास तो ये निकला था। ये हम इसीलिए ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि इसका जो वैल्यू निकलेगा रियल नंबर मिलेगा। तो अगर मेरे को बोलेगा कि एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू r, तो बताओ फिर इसका वैल्यू क्या है। तो ये 100% करेक्ट होने वाला है। ये जो एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 100% करेक्ट होने वाला है। लेकिन एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 हाल तो सॉल्यूशन पूछा है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 तो वैल्यू आएगा। तो फिर हुआ क्या ये इसका सॉल्यूशन है? हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या ये तीनों भी इसका सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। रूट्स तो है, साथ में सॉल्यूशन भी है। लेकिन अगर हमको बोलेगा एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 एक्स बिलोंग्स टू r, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है। ये सॉल्यूशन है? नहीं है। क्या ये तीनों रूट्स है इसका? हाँ। जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो रूट्स है, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका रूट्स है। लेकिन हमको अगर कुछ कंडीशन साथ में जोड़ दिया है, उस रूट्स में से कुछ वो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। मतलब एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 का रूट्स तो 1 3 है, ये 3 है हमेशा के लिए। लेकिन एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 एक्स बिलोंग्स टू r का सॉल्यूशन ये तीनों नहीं है। एक्स क्यू इक्वल टू 1 एक्स बिलोंग्स टू r का सॉल्यूशन यही है खाली, या फिर ये 1 है खाली और कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है, हमारे पास n रूट्स मिलने वाला है। लेकिन ऑल द रूट्स मे और मे नॉट बी द सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? तो हम उस पॉइंट को नोट करके रख सकते हैं। ऑलराइट, ए पॉलिनोमियल of degree n must have n roots, but all the roots
not be the solution. ओके, तो एक पॉलिनोमियल डिग्री n का n नंबर ऑफ रूट्स मिलेगा, लेकिन सारे रूट सॉल्यूशन होगा जरूरी नहीं है। मतलब ऑल सॉल्यूशंस आर रूट्स, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन must be roots of the equation, but the reverse is not true. मतलब जब भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा वो रूट्स तो मिलेगा ही, लेकिन वो रूट्स वो सॉल्यूशन रिवर्स नॉट ट्रू, मतलब एवरी रूट इज नॉट अ सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया पॉइंट? चलो, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब आ गया हमारा क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम तीन मेथड में कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है, हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, और क्या हो, फॉर्मूला हो गया। तो इधर चलो मेथड जो है वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वो फॉर्मूला में से हमको काफी सारी चीज जानकारी मिलेगा। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d लिखते हैं और बोलते हैं क्या है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो फिर हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, ये अल्फा का वैल्यू हो गया, और माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a ये बीटा का वैल्यू हो गया। अगर मैं अल्फा और बीटा को माइनस कर दूं तो फिर इसमें देखोगे रूट डी बाय रूट ए आएगा। उसका मॉड ले लिया, अगर यहाँ पे मॉड लेना है तो इसके यूज हम बहुत बार करेंगे। अल्फा और बीटा को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो फिर उसका वैल्यू यही आता है। ठीक है, ये सब चीज सबको पता है ना, ये सब चीज, ये खाली एक्स्ट्रा चीज में बताया, बाकी ये सब चीज सबको पता है ना। चलो, ये हो गया हमारा क्या, रूट क्या, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें से जो वैल्यू मिलेगा वो सब रूट से। अब वो रूट्स को लेना है नहीं है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आगे में क्या कंडीशन दिया है। ओके, चलो अब उस रूट्स का नेचर का बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो रूट्स का नेचर का बारे में डिस्कस करते हैं। a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला से मिला कि वहां पे हमको d का जरूरत पड़ता है। कहाँ गया वो, यहाँ पे d का जरूरत पड़ता है। तो ये d जो है ना, उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या फिर इक्वल्स टू 0 होगा। तो मान लेते हैं इक्वल्स टू 0 हो गया, तो मान लेते हैं d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a हो गया। अगर d ही 0 हो गया तो हमको मिलेगा रूट ओवर ऑफ d, रूट ओवर ऑफ 0, रूट ओवर ऑफ 0 0 होता है, माइनस b बाय 2a। मतलब दो रूट जो मिलेगा दोनों का दोनों माइनस b बाय 2a हो गया। तो हम उस समय क्या बोलते हैं कि रूट्स रियल है। नेचर बोलने से क्या होता है, रियल है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या चीज उसके बारे में। रूट्स रियल है, साथ में क्या है, इक्वल भी है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसको कोइंसिडेंट रूट भी बोलते हैं। ओके, तो इफ d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर d का वैल्यू 0 से कम हुआ तो, अगर d का वैल्यू 0 से कम हुआ तो एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके बताऊं, d का वैल्यू 0 से कम एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, है ना।
डी का वैल्यू अगर 0 से कम ले लूं तो एक वैल्यू ले लेता हूं डी का वैल्यू 0 से कम एक वैल्यू, तो क्या होगा देखते हैं। x इज इक्वल टू -2, सपोज -2 में वैल्यू ले लिया और डी का वैल्यू ले रहा हूं क्या प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा है सपोज। तो ये क्या बनाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3 होता है √3, साथ में i होता है बाय 2। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं ना तो आएगा -1 प्लस माइनस √3/2i, और इसको अगर अलग कर लूं ना कुछ ऐसा आएगा -1 प्लस √3/2i -1 माइनस √3/2i। ध्यान देके देखो मैं क्या बताने वाला हूं यहाँ पे। देखो दोनों में ये सेम है, ये दोनों में सेम है, और ध्यान से देखोगे तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो एक केस में क्या हो गया, ये दोनों भी सेम आएगा, ये दोनों भी सेम आएगा, खाली क्या होगा बीच में एक तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस एक जगह में माइनस एक जगह में। इसका मतलब एक रूट अगर यहाँ पे इसको अगर मैं p ले लेता हूं, p प्लस प्लस लिखा q, ये √3/2 को q ले लेता हूं, qi आ गया, दूसरा रूट p माइनस iq आ जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉरी अगर d का वैल्यू 0 से कम हो गया तो रूट्स जो होता है ना उसका बारे में हमको जानकारी है, दोनों का बारे में अगर एक जानता हूं तो। अगर एक रूट में को कोई बता रहा है कि p प्लस क्यू आई है, दूसरा रूट में बोल दूंगा खुद से p माइनस क्यू आई, और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों कॉन्जुगेट का फॉर्म में आता है, सबको पता होगा कॉन्जुगेट क्या होता है, बीच में अगर साइन चेंज कर देंगे कॉन्जुगेट होता है। तो रूट्स अगर d का वैल्यू अगर 0 से कम हो गया तो फिर हमारा जो रूट्स हो गया वो रियल तो नहीं होगा, नॉट रियल होगा, उसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, और वो उसका नेचर p प्लस iq और p माइनस iq का फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है if d less than 0 roots are complex and conjugate of each other in the form of क्या अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है। मतलब एक अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। क्या सभी को समझ में आ गया ये पॉइंट? ये चीज ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है बराबर, है ना। एक अल्फा प्लस हो गया तो एक दूसरा अल्फा माइनस हो जाएगा। चलो अब d ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करते हैं। d ग्रेटर देन 0 में हमारा दो कंडीशन हम ले सकते हैं, एक तो d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गया या फिर दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब हो गया क्या, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, जिसका रूट ओवर निकल जाएगा। तो यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 9 बाय 3 है ना। तो क्या निकलेगा बोलो तो प्लस माइनस से 2 प्लस माइनस 9 का रूट ओवर तो मेरे को पता है 3 है, बाय 2 हो जाएगा। तो ये फिर 2 प्लस 3/2 मतलब 5/2 हो जाएगा, और 2 माइनस 3/2 मतलब -1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये रूट दोनों क्या हो गया, अलग अलग है, मतलब नॉट इक्वल हो गया, लेकिन रेशनल है, दोनों का दोनों रेशनल है। मतलब d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हुआ और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर रूट्स आर रेशनल हो जाएगा, रियल, रेशनल एंड नॉन इक्वल हो गया। Then do d greater than 0 and perfect square, then roots are real, rational and unequal। और अगर मान लेते हैं d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला, इसे मान लेते हैं 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 20/2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 20/2। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 20 का रूट ओवर मेरे को पता है कि 2√5 होता है, तो मैं लिख सकता हूं 4 प्लस माइनस 2√5/2, और अगर 2 से अलग अलग कर दूं तो 2 प्लस माइनस √5 आ गया। मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5। आया समझ में सबको? एक 2 प्लस √5 आएगा, 2 माइनस √5 आएगा। मतलब कुछ हद तक वैसे ही आ रहा है जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स रूट आया था।
तो मतलब एक तो अगर p प्लस रूट क्यू आएगा, दूसरा p माइनस रूट क्यू आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि रूट्स आर नॉट परपेंडिकुलर, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ओके, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर लिख सकते हैं, एंड conjugate of each other. In the form of p plus root q and p minus root q. p q belongs to R. हो गया, समझ में आया सबको? चलो आगे देखते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या, रिलेशन बिटवीन द रूट्स। जैसे दोनों रूट हम अभी निकाल के देखे थे, अल्फा आया था माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा आया था क्या, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ये निकला था। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा कितना, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a। एलसीएम हो जाएगा 2a, ऊपर आ गया माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी, डी कट गया तो माइनस 2b बाय 2a हो गया माइनस b बाय a। समझ में आया सबको? So this is the relation between the roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha plus beta is equal to minus b by a. Is equal to क्या हो गया, minus of coefficient of x by coefficient of x square. ऐसे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा ना करके अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो, अल्फा प्लस बीटा ना करके अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a और माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाय 2a, ये हो गया है ना। तो इसमें से मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, रूट ओवर ऑफ डी माइनस बी हो गया, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ डी प्लस बी हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया, 2a हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि माइनस b माइनस रूट डी था, जिसको दोनों में मैं प्लस कर दिया तो एक माइनस को मैं बाहर भी कर देता हूँ, तो ये बन गया हमारा माइनस, फिर ये d माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर हो गया। अब d का वैल्यू सभी को पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये माइनस हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर कट गया, अब ये माइनस प्लस हो गया, 4ac बाय 4a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कैंसिल वगैरह होके c बाय a हो गया। सो दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा c बाय a, दैट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आ गया समझ में? यस सर। चलो अब ये जो रिलेशन है ना, इसको सभी को याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ से नहीं है, ये मैं पहले से ही जानता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही वाला फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b, अल्फा एंड बीटा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा होता है, तो फिर वो इक्वेशन कैसे मिलता है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब हो गया फाइनली कुछ ऐसा, x स्क्वायर माइनस s इंटू x प्लस p इज इक्वल टू 0। s हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स और p हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अगर हमको रूट्स दे दिया है तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? अगर रूट्स दे दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, उसको s नाम देंगे,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, उसको p नाम देंगे। फिर x स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे को पूछा वो निकल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो विद दिस थ्योरी हम लोग चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी के साथ। ओके, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। मतलब ये मैं लास्ट वाला कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, जो एकदम आखिर में पढ़ाया कि अल्फा एंड बीटा रूट्स होने से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, तो उसमें से हम s निकालते हैं, p निकालते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे क्वेश्चन? x स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन है सबसे। अल्फा का वैल्यू मेरे को दिया है 3, बीटा का वैल्यू मेरे को दिया है -4/3। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो फिर हमको दो चीज चाहिए, एक एस चाहिए। एस होता है हमारा क्या? अल्फा प्लस बीटा। और पी चाहिए, पी होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो ये दो चीज निकाल देंगे, फिर हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। हो गया? तो एस निकालते हैं अभी। एस हो गया हमारा 3 प्लस -4/3। लेट मी टेक एलसीएम ना। एलसीएम हमारा 3 हो गया, ये 9 -4/3 मतलब 5/3 हो गया। एस निकल गया, तभी पी भी निकाल देते हैं। 3 इंटू -4/3, तो ये हो गया हमारा -4। जल्दी से बता दो एस और पी में कैसे निकाला, सभी को समझ में आया? Therefore equation is x square minus s into x लिखा है। s के जगह में मैं देख रहा हूं कि 5/3 लिखा है into x प्लस p प्लस ऑफ -4 लिख सकता हूं, या फिर डायरेक्टली -4 लिखने से भी चलेगा। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो एक लाइन और कर लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो और लाइन क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो एलसीएम ले लो या फिर दोनों साइड में -3 मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सभी को समझ में आ गया क्या रे? 12 कहाँ होगा? हाँ ठीक है, 4 नहीं होगा, 12 होगा। ये हमारा 12 होना है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बोला है क्या? अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस √3। अच्छा, हमको तो 2 रूट चाहिए था। 2 रूट अगर मिलेगा तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिलहाल हमको खाली अल्फा दे दिया है, दोनों तो दिया नहीं है, तो फिर बीटा का बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? कोई बता सकते हो क्या? तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव वाला ले लेंगे, मतलब 1 - हाँ, क्योंकि इस टाइप का रूट अपने आप में खाली अकेले नहीं मिलता है। इस टाइप का रूट जब भी मिलता है पेयर वाइज मिलता है। पेयर वाइज मतलब क्या हो गया? एक तो प्लस में आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा। मतलब हमको बीटा का वैल्यू 1 - √3 वो पता है। समझ में आया मेरे बात? अल्फा का वैल्यू इतना दिया है, बीटा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि ऐसे रूट जो होता है अकेले नहीं आता। ये तो मैं नेचर ऑफ द रूट्स में बता दिया ना तुम लोगों को। नेचर ऑफ द रूट्स जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे बता दिया कि इस टाइप का रूट कंजुगेट ऑफ ईच अदर का फॉर्म में मिलता है। एक तो p प्लस √q मिलेगा तो दूसरा p माइनस √q मिलेगा। ऐसे भी i का फॉर्म में भी वही है। एक तो अगर अल्फा प्लस i बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस i बीटा मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा सबको? तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ना, s निकाल देते हैं।
एस हो गया हमारा 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3। आई कैन सी कि रूट 3 कैंसिल हो गया, तो एस का वैल्यू आ गया हमारा 2। गॉट इट? एस का वैल्यू 2 आ गया, सबको समझ में आ गया? Yes. अब हम लोग P निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे, है ना? P हो गया 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3। P इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। हो गया? Therefore equation is x square minus s into x। s का वैल्यू 2 आया इंटू x प्लस p का वैल्यू माइनस 2 है इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको? Yes sir. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तो रूट दिया है 2 प्लस रूट 3i, तो यहाँ पे दे दिया है तीसरा बीट, अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2 प्लस रूट 3i। मेरे को सोचने के बोला कि बीटा कितना है, जो मैं जान पा रहा हूँ कितना होगा, जल्दी से बताओ। 2 minus root 3. हाँ, 2 minus 3. वेरी गुड। बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ध्यान में रखो कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 आएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3i। तो एस हो जाएगा हमारा दोनों का सम 2 प्लस रूट 3i इंटू नहीं प्लस 2 माइनस रूट 3i। तो कैंसिल हो गया रूट 3i, तो हमको मिल गया कितना 4। अब हमको p निकालना पड़ेगा। p क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3i इंटू 2 माइनस रूट 3i। हो गया? तो ये बन गया हमारा कितना, फिर अभी 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, i का स्क्वायर i स्क्वायर होता है। लेकिन i स्क्वायर मेरे को पता है कि -1 है, तो फिर ये बन जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। Therefore equation is x square minus s into x, मतलब 4 into x प्लस p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताओ रे, सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes sir. गॉट इट ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। ठीक है? तो हमको बोला क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज द रूट्स। इसका रूट्स है क्या क्या बताओ? अल्फा एंड बीटा। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो फिर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? हम थोड़ा देर पहले इसके फॉर्मूला पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? सी बाई ए। तो इसमें हम खोजते हैं और लिखते हैं माइनस, उसके बाद बी बाई ए, माइनस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी बाई ए। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है रे? 7 बाई ए। ए हो गया हमारा 3। सो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बाई ए। यहाँ पे सी के जगह में कितना है? -2 है। तो इट इज कुछ पूछ रहे हो क्या?
बोलो बोलो, नहीं। चलो, अब हमको सवाल में ये नहीं दिया है, सवाल में खाली इतना बोला है कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो फिर तुम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, नहीं 1 बाय अल्फा एंड बीटा, 1 बाय बीटा, फर्स्ट बीट टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। अब सवाल है कि अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दे दिया है तो हमको उस इक्वेशन निकालने के लिए वो रूट्स का सम निकालना पड़ता है एक बार, और एक बार प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। आया समझ में क्या रे? यस सर। एस निकालना पड़ता है, पी निकालना पड़ता है, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। एस क्या हो जाएगा, दोनों रूट बोला है उनका सम, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब ये 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा निकालने के लिए हमको थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा। कैसे निकालें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा? क्या हम इसमें से अल्फा और बीटा अलग अलग निकाले? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। ये जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन है, तो रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो हम ऐसे करके इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा इनटू बीटा का फॉर्म में उसको लिख देते हैं। यहाँ पे जो नहीं लिखा है मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। अगर कभी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आया तो हम उसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया, नीचे अल्फा बीटा आ गया। अगर कभी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे हमारा अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एटलीस्ट इतना तो याद रख लोगे, ये जो टिक मारा हो इसको, ये जितना सारा टिक मारा हुआ है उस चीज को एटलीस्ट याद रख लेना है। 4 का जरूरत नहीं पड़ेगा इतना। अगर कभी अल्फा बाय बीटा स्क्वायर आ गया प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर आ गया तो फिर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। यहाँ से फॉर्मूला देखोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, देन यू कैन फाइंड आउट। एनीवे, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, हम बात कर रहे थे इसका, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एम जो है ना, वो एम है क्या, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में एक्सप्रेस करें ताकि हम इसका वैल्यू निकाल पाए। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है -7/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है -2/3, तो वैल्यू आ गया हमारा कितना, 7/2। बोलो, सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हमको बोला है P भी निकालो। P हो गया 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो भी निकला होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -3/2 आ गया। तो S निकल गया, P निकल गया, क्योंकि S और P निकल गया तो इक्वेशन भी तो मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस क्या बोलता है, s इंटू एक्स। s हमारा 7/2 है इंटू x प्लस p का वैल्यू ही माइनस में है तो -3/2 इज इक्वल टू 0। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को जो पूछा है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो बन गया 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया फर्स्ट बीट? यस सर। वेरी गुड। अब सेकेंड बीट जो है ना, वो हमको क्या पूछा है कि रूट जो है बीटा बाय अल्फा स्क्वायर एंड
अल्फा बाय बीटा स्क्वायर। थोड़ा लिख लेता हूं सेकेंड बिट। द रूट्स आर बीटा बाय अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा बाय बीटा स्क्वायर। ये हमको दे दिया है कि वो दोनों रूट्स जो है, तो जैसे थोड़ा देर पहले बताया, अगर हमको रूट्स दे दिया है, इक्वेशन निकालने के लिए सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम निकालते हैं, तो s हो गया हमारा क्या, बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाय बीटा स्क्वायर। तो इसको सिमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो एलसीएम हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में आ गया हमारा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। अब हम जो फॉर्मूला दिए हैं वो फॉर्मूला टेबल देख लेना, टेबल में से वो जो फॉर्मूला का सेट दिया था उसको देख लेना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला जितना है थोड़ा उसको लर्न कर देना है, या फिर इसका थोड़ा दिमाग में लगाना है सोच के कि कैसे हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं। मैथ का मतलब अलजेब्रा वाला फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, जिसको बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखो, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखो, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऊपर नीचे क्या हो गया, उसको अल्फा बीटा में लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया। डन। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे को लगता है कितना था, -7/3 और ये -2/3, तो -7/3 का होल क्यूब -3 इंटू -3/2 इंटू -7/2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा -3/2 होल स्क्वायर। सो दिस मेक्स इट 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 350 343 -343 डिवाइडेड बाय 7/2 है ना, 3 नहीं तो 7/2 है, डिवाइडेड बाय 8। फिर यहाँ पे 3 था माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों माइनस, तो माइनस में ही रह गया। फिर 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63/4 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 9/4। Now let me take the LCM from the numerator, so that makes it 8, LCM 8 हो गया, तो -343 -126 by 8 into 4/9। सही लिखा ना मैं? सही है शायद। इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब 343 126 ऐड कर देंगे, 469 469 हो रहा है, -469 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारा हो गया क्या, एस। पी जल्दी से निकल जाएगा, अल्फा नहीं बीटा बाय अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, ये बन गया 1 अल्फा बीटा, मतलब -3/2 था तो 2/3 हो गया। Therefore equation is x square minus s into s, s हो गया 469 -469/18 प्लस p, p का वैल्यू -2/3 है, इज इक्वल टू 0। इंप्लाई एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को हटा देते हैं, 18 एलसीएम आ गया, छोड़ देते हैं उसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18x²
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 469x माइनस ये 12 इज इक्वल टू 0। 18 होने से 3 6 2 जा 12। ठीक है, क्लियर हो गया ना इस सवाल का सेकंड सवाल? यस सर। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी है। अब तीसरा बिट हमको क्या पूछा है? रूट जो है ना अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 3 बीटा बाय 2 अल्फा प्लस 3 है। ओके, बिट सी पूछा है द रूट्स आर अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 3 एंड बीटा बाय 2 अल्फा प्लस 3। सो फिर हमको एस का वैल्यू मिलेगा कितना? अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा बाय 2 अल्फा प्लस 3। ये हमारा एस का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं कैलकुलेशन करके कैसे होगा। इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, नीचे में हमारा 2 बीटा प्लस 3 इंटू 2 अल्फा प्लस 3। याद रखो हमारा जो एम है ना वो एम है क्या? ये सारी चीज को अल्फा प्लस बीटा में लिखना है और अल्फा इंटू बीटा में लिखना है ताकि उनका वैल्यू हम लोग यूज कर पाए जो हम पहले से निकाल के रखे हैं। 2 कॉमन आ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा प्लस 6 अल्फा प्लस 9। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे को एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, तो फिर हम आगे क्या करेंगे? 2 इंटू, जहां यहां तो अल्फा प्लस बीटा है तो उसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो भी कुछ करना नहीं है, खाली वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा होगा। ओके ना, इसको हम नोट करके रखना है सबको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बन गया यहां तक, प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये पहले से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 अल्फा बीटा प्लस 6 कॉमन ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 9। चलो अब सभी चीज अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में हो गया है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डायरेक्टली पुट करता हूं, 7/2 था माइनस में तो 49/4 हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -3/2 था तो ये +3 हो गया, प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब -7/2, होल डिवाइड बाय नीचे 4 अल्फा बीटा 4 इंटू -3/2 प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा 6 इंटू -7/2 प्लस 9। क्लियर? ओके ओके, अब हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम लेंगे? इसको इसका काट देंगे, ये इसका कटेगा 2 हो जाएगा। चलो एलसीएम लेके काटेंगे। 2 इंटू 49 प्लस 6 12/4 प्लस माइनस 21/2 डिवाइड बाय नीचे ये कट जाएगा इसके साथ 2 इंटू 3 -6, ये कट जाएगा 3 -21 प्लस 9।
ओके, अब ये इसके साथ कट जाएगा तो 2 हो गया, तो ये हो गया 49 प्लस 12 61 माइनस 21 बाई 2। 61 माइनस 21 हो गया कितना 40। 40 बाई 2 हो गया कितना हमारा 40 बाई 2 20 डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया ये 21 प्लस 6 27 माइनस 27 प्लस 9 तो माइनस 18, तो ये हो गया हमारा माइनस 10 बाई 9। एस हो गया। अब पी निकालते हैं। पी क्या हो गया अल्फा बाय 2 बीटा प्लस 3 इंटू बीटा बाय 2 अल्फा प्लस 3। अब नीचे का तो नीचे पूरा जितना था वही रहेगा। यहाँ पे 2 बीटा प्लस 3 2 अल्फा प्लस 3 ये दोनों नीचे है, इनका प्रोडक्ट नीचे निकला है माइनस 18, तो ये माइनस 18 ही रहेगा। ऊपर में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 3/2 है, तो ये माइनस 3/2 हो गया। ठीक है, 3 इसका कट गया तो हो गया 6, तो 1/2। तो एस और पी का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स। एस हो गया ये 10 बाय माइनस 10 बाई 9 इंटू एक्स प्लस पी। पी का वैल्यू हो गया 1/12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9 और 12 का एलसीएम 108। उसका नीचे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 108 ले लेते हैं। 108 अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108x स्क्वायर प्लस 10x नहीं 120x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 में कट गया, मतलब 36 हो रहा था एलसीएम में, नहीं 3 में काट देते अभी। 36x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑलराइट ना।